हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएल। मेरा नाम यशवर्धन मिश्रा है और ये हमारा ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट का वीकली करंट अफेयर सेशन। तो पिछले एक हफ्ते में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से अगर कंसर्न कर रही है तो वो हम सारी चीज़ें ये वाली सेशन में कवर करेंगे। ऑलराइट, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस बार के टॉपिक्स देख लेते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो देखो, प्रीलिम्स 2021 में बीट आपका यूपीएससी हो, चाहे वो यूपीएससी के 2021 के लिए हो, चाहे वो हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ जो फैक्चुअल चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं, खासकर हर एचसीएस में आपको इस टाइप की चीज़ें मिल सकती हैं। राइट, तो जिसमें हम बात करेंगे कंट्री के, इंडिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट, जो कि एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है। राइट, दूसरा हम बात करेंगे बेंजीन एमिशन के बारे में। थर्ड वन इज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो आपको पता है कि राजस्थान की स्टेट बर्ड है, और इसके बारे में हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे। देन वी हैव द बारह लचला पास। तो जो भी माउंटेन पासिस वगैरह होते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीन्स होते हैं फॉर ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एज वेल एज कनेक्टिविटी। तो इसमें हम बारह लचला पास के पास में देखेंगे। देन वी हैव द प्रोजेक्ट रिहैब। तो ये सारी चीज़ें हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे, जो कि बेसिकली फैक्चुअल होते हैं, काफ़ी फैक्चुअल इन नेचर होते हैं। राइट, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। देन हम देखेंगे कुछ मेंस एनालिसिस पार्ट, तो जिसमें अभी हम बात करेंगे इन दो टॉपिक्स को साथ में लेके, जो कि अभी एक वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट रिलीज़ की गई है। उसमें इंडिया का क्या सिचुएशन है, ग्लोबल लेवल पे क्या सिनारियो है। राइट, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। देन विल सी अबाउट द ग्लोबल CO2 एमिशन, क्योंकि आपको पता है कि एयर पॉल्यूशन में CO2 एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस का भी बहुत बड़ा हाथ रहता है। राइट, वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं इन एयर पॉल्यूशन। देन विल सी अबाउट द इंडियाज कंट्रीब्यूशन, हाउ मच इंडिया इज कंट्रीब्यूटिंग, बी इट इन द लेट्स से द ओवरऑल रेशियो और बी इट इन द पर कैपिटा वाइज। ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। देन एक हम देखेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट। राइट, तो ये जो दो ऊपर के आपके हैं टॉपिक्स, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, तो ये आपके GS1 ज्योग्राफी में भी पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, एयर पॉल्यूशन, या फिर GS पेपर 3 एनवायरनमेंट पोर्शन। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है ग्लोबल वार्मिंग, एयर पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें। राइट, देन अगेन ये डिजास्टर मैनेजमेंट वाला ये जो पोर्शन है GS पेपर 3, इसमें आपसे पूछा जा सकता है। सेकेंडली, साइक्लोन आपको पता है कि हमारे ज्योग्राफी का तो बहुत ही एसेंशियल पार्ट है ही। तो बार बार अगर साइक्लोन के बारे में कोई न्यूज़ आ रही है, चाहे वो साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन हो या अदरवाइज कोई भी कोई न्यूज़ आ रही है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें अपने करंट अफेयर्स को स्टैटिक पोर्शन से रिलेट करते हुए, जोड़ते हुए चलना है हमें आगे। अगर बार बार न्यूज़ में करंट अफेयर्स में साइक्लोन्स का मेंशन हो रहा है, तो भाई मतलब आपके लिए एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि आप स्टैटिक पोर्शन में अपने साइक्लोन वाले चैप्टर को कवर अप कर लीजिए, चाहे वो ट्रॉपिकल साइक्लोन हो, चाहे वो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये सारी चीज़ें आप कवर करके रखें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं मेंस एनालिसिस वाली पार्ट को। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, राइट, तो ये रिपोर्ट एक आपकी यूएस की ऑर्गेनाइजेशन है वो निकालती, बट हमें उससे मतलब नहीं है, हमें एनालिटिकल पार्ट पे फोकस करना है कि ये इसमें ऐसा क्या हो रहा है। तो चलो कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिल्ली इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल। हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है पोल्यूशन लेवल में, अगर हम कैपिटल वाइज बात करें। तो अगर आप पिछले 2-3 सालों में देखे होंगे, तो दिल्ली इज बिकमिंग अ लेट्स से अ गैस चेम्बर। नवंबर दिसंबर आते ही हमारे दिल्ली, जो हमारा कैपिटल है, वो पूरा ब्राउन हेज से ढक गया था। इसके पीछे बहुत मल्टीपल रीजंस हैं, क्योंकि दिल्ली आपका जो कैपिटल है, 2 करोड़ पॉपुलेशन है, अलग अलग जगह से वहाँ लोग आए हुए हैं। व्हीकल, जो ट्रैफिक से पोल्यूशन है, वो काफ़ी एक बड़ा इशू है यहाँ पे। हमारे जो दिल्ली के आसपास जो भी मेजर ग्रीन रेवोल्यूशन स्टेट्स थे, पंजाब, हरियाणा, वहाँ से स्टबल बर्निंग का बहुत बड़ा कॉज है दिल्ली में, जो कि एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है। क्योंकि कहीं भी आप आग जला रहे हो, चीज़ें जला रहे हो, तो वो धुआं कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा। और हरियाणा, पंजाब ऐसे जो एरिया हैं, जो ग्रीन रेवोल्यूशन स्टेट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फार्मिंग डिपेंडेंट है। और फार्म में फिर चीज़ों को, जो स्टबल को जलाया जाता है, पराली बर्निंग जो आप बोलते हैं, पराली जलाना। और फर्दर वो जो हमारी वेस्टर्लीज आती हैं, वो उसको आगे बढ़ा के टुवर्ड्स दिल्ली एंड
उत्तर प्रदेश करते हुए इवन असम तक वो पोल्यूशन जाता है, राइट? इस पे सुप्रीम कोर्ट्स के भी काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स अभी आ चुके हैं कि स्टबल बर्निंग को बैन किया जाए, राइट? और आगे मैं आपको बताऊंगा कि स्टबल बर्निंग का ऑल्टरनेटिव भी क्या आ रहा है। अगला फैक्ट था कि 22 ऑफ द वर्ल्ड्स 30 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इंक्लूडिंग दिल्ली आर इन इंडिया। दुनिया की जो 30 सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटीज़ हैं उनमें से 22 इंडिया में है। तो ये एक रिपोर्ट शो कर रही है कि एयर पोल्यूशन कितना सीवियर है इंडिया में, राइट? आपको और हमें एज अ सिटीजन इस पे ध्यान देना है। ये सरकार का काम नहीं है कि सरकार अकेले एयर पोल्यूशन ठीक कर देगी। इंडिविजुअल लेवल पे, लोकल लेवल पे, हाउस होल्ड लेवल पे हमें काम करना पड़ेगा, तभी हम पोल्यूशन को रोक सकते हैं। कुछ मेजर सोर्सेज बताए थे इंडिया में एयर पोल्यूशन के, जिसमें आपका आ जाता है एक तो ट्रांसपोर्टेशन, देन बायोमास बर्निंग। बायोमास में क्या हो गया, जैसे वुड, चारकोल, ये सारी चीज़ें हम खाना बनाने के लिए गांव में अभी भी काफ़ी, आपको पता है कि एलपीजी सिलेंडर प्रोवाइड करने के लिए आपकी उज्ज्वला योजना सरकार ने तो बनाई है, बट अभी भी काफ़ी सारे गांव या कस्बे हैं जहां पर वुड और चारकोल अभी भी यूज़ होता है। और इवन जो जिन घरों में एलपीजी सिलेंडर है वहां भी लोग वुड और चारकोल पे आ जाते हैं कि भाई कौन दोबारा सिलेंडर भरवाए, भरवाने में टाइम लग रहा है। तो ये दोनों साइड की प्रॉब्लम्स हैं, घरों की भी दिक्कतें हैं ये, और इवन एडमिनिस्ट्रेशन की भी दिक्कत है कि भाई आपने सिलेंडर तो पहुंचा दिया, उसकी रीफिलिंग, रीफ्यूलिंग और वापस दूसरा सिलेंडर कैसे वो मंगाएं, इसके बारे में भी लोगों को जागरूक करना है। देन वी हैव द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। हमारे यहाँ आपको पता है अभी भी 60% के अराउंड जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रही है वो थर्मल पावर का यूज़ किया जा रहा है। थर्मल पावर में क्या यूज़ होता है, कोयला। और कोल की वजह से द पोल्यूशन लेवल इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। देन वी हैव कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। दिल्ली में पोल्यूशन का एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कंस्ट्रक्शन, क्योंकि दिल्ली के आसपास है नोएडा, गाजियाबाद, जो कि बेसिकली एक काउंटर मैग्नेट का काम करते हैं दिल्ली का जो पॉपुलेशन है उसको कम करने के लिए। अब जब वो पॉपुलेशन दिल्ली से निकल के इन एरियाज में बसेगी तो उनको बसने के लिए घर चाहिए। अब वहाँ पे नोएडा, गाजियाबाद अगर आपने विजिट किया तो आपको पता है कि इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वहाँ चलते रहती है, जो कि एयर पॉल्यूशन का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर हो जाती है, राइट? एंड एग्रीकल्चरल बर्निंग। तो ये कुछ आपको मेजर रीजंस बता दिए गए, मेजर सोर्सेस ऑफ एयर पॉल्यूशन, जो कि जिसकी वजह से दिल्ली और हमारे जो बाकी शहर हैं वो पोल्यूशन लेवल में बहुत ऊपर हो चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये एक अच्छा फोटो था जिसको मैंने सोचा कि आपको बताऊं। तो इसमें देखो, ये जो रिपोर्ट बनी थी बेसिकली PM2.5, जो कि एक पोल्यूटेंट होता है, उस वो कितनी मात्रा में इन शहरों में प्रेजेंट है उसके बेसिस पे ये रिपोर्ट तैयार की गई। ठीक है, अब PM2.5 को यूज करने का रीजन क्या था? बिकॉज ये एक केमिकल मेकअप्स, राइट, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, मोटर व्हीकल सब में प्रेजेंट रहता है। तो एक बहुत अच्छा है कि टारगेट हो जाता है कि यार PM2.5 लेवल आप देख लो, आपको पोल्यूशन का अंदाजा हो जाएगा, राइट? देन PM2.5 इतना छोटा होता है कि ये ब्लड स्ट्रीम में इजिली पहुंच जाता है, और ये मेजर हेल्थ इफेक्ट्स इसके होते हैं, राइट? सांस लेने में तकलीफ, इवन हार्ट स्ट्रोक वगैरह भी आ जाता है। तो इसलिए PM2.5 को इन्होंने चूज किया, राइट? तो इसमें बताया गया था कि कैपिटल वाइज अगर देखा जाए तो दिल्ली नंबर 1 पे है, उसके बाद आपका ढाका, बांग्लादेश की कैपिटल, ये पोल्यूशन लेवल पे आती है, राइट? तो ये कुछ डेटा आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर हम ग्लोबल लेवल की बात करें, ग्लोबल लेवल की, तो जो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है वो है आपकी चाइना की जिनजियांग, मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ ऑल। दिल्ली तो कैपिटल वाइज सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है, बट अगर हम ओवरऑल देखें तो चाइना का जिनजियांग वो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है, राइट? ये दिल्ली में अगर आप देख सकते हो, ये PM2.5 का लेवल, ये अगर आप ये देख रहे हो, ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में अचानक से पीक लेता है। रीज़न, विंटर में हाई प्रेशर हो जाता है। हाई प्रेशर होने से क्या होता है, एयर ऊपर से प्रेस कर रही है, राइट? तो जो भी पोल्यूटेंट्स है ना वो एस्केप नहीं कर पाते हैं, राइट? अगर लेट्स से लो प्रेशर होता तो एयर राइज करती, जो कि समर में होता है, तो वो अपने साथ पोल्यूटेंट्स को ऊपर ले जाती है और वो डिस्पर्स ऑफ हो जाते हैं।
बट विंटर्स में एक हाई प्रेशर सिचुएशन होती है नॉर्थ इंडिया के ऊपर, जिसकी वजह से जो पोल्यूशन लेवल है वो एक पर्टिकुलर लेवल पे इकट्ठा हो जाता है, राइट? तो ये एक बड़ा रीज़न है कि ये क्यों सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ये एकदम पीक करता है ये टारगेट। आप यहाँ से देख सकते हो, राइट? वर्ल्ड में आप ये टोटल जो पोल्यूटेड सिटीज़ हैं वर्ल्ड की आप देख सकते हैं। चाइना का होटान हो गया जिंगजियांग प्रोविंस में, ठीक है? सेकंड नंबर पे अगर आप देखें तो हमारा गाज़ियाबाद है। थर्ड नंबर पे बुलंदशहर। तो यूपी काफ़ी अच्छा नाम रोशन कर रहा है हमारा एयर पोल्यूशन के मामले में, ठीक है? तो ये आप यहाँ पे डेटा देख सकते हैं। इन डेटास का आप यूज़ भी कर सकते हो। कभी भी पोल्यूशन या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है, यू कैन इंट्रोड्यूस योर आंसर बाय राइटिंग दीज काइंड ऑफ फैक्ट्स, राइट? तो ये आपके बारे इसमें कुछ चीज़ें थी। तो अब इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? कैसे हम चीज़ों को रोकें? तो पहला है आपका, गवर्नमेंट को प्रायोरिटाइज करना चाहिए सस्टेनेबल एंड क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज। जिसके लिए देखो इंडिया में आपको पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी पे काफ़ी फोकस दिया जा रहा है। हमारे यहाँ विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी और सबसे ज़्यादा फोकस सोलर एनर्जी। तो उसके लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया है, जिसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है, राइट? तो ये सब चीज़ें रिन्यूएबल एनर्जी को फोकस करके बढ़ाने की बात की जा रही है। नीड टू एनकरेज लो कॉस्ट एक्टिव एंड कार्बन न्यूट्रल मोबिलिटी। मतलब कार्बन न्यूट्रल मोबिलिटी मतलब हमें व्हीकल्स ऐसे यूज़ करने हैं जिसमें कार्बन आउटप्रिंट या रिलीज कम हो। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिसके लिए आपको पता है गवर्नमेंट की एक फेम स्कीम है जो कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन इंडिया को प्रमोट कर रही है। देन वी हैव यूजिंग सम मेथड लाइक वॉकिंग, साइकिलिंग एंड एक्सेसिबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसकी बात की जा रही है। हर शहर में आप देख रहे होगे मेट्रो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जा रहे हैं। रीज़न ऐसे नहीं कि भाई मोबिलिटी की बस अच्छी से बढ़ानी है या इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से किया जा रहा है, नो। उसका एक एनवायरमेंटल बेनिफिट भी है। एक एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कम करने का भी इसमें आपके लिए हमारा एक रीज़न है, राइट? तो ये कुछ मेथड्स हो गए। देन वी हैव टू स्पीड अप द ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी। क्लीन ट्रांसपोर्ट नॉट ओनली सेव लाइफ बट ऑल्सो ड्रामेटिकली रिड्यूसेस द हेल्थ केयर कॉस्ट। कोई भी लोग जो दिल्ली में हैं या नोएडा में रहते हैं उनको समझ में आता होगा कि जिनके घर परिवार में कोई लोग बीमार हुए ड्यू टू पोल्यूशन, लेट्स से ब्रोंकाइटिस या फिर कोई भी लंग की बीमारी, वो आपको बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि उसके खर्चे कितने होते हैं हेल्थ केयर में, राइट? तो अगर आपने इन चीज़ों पे हम मूव ऑन कर गए कि हमने क्लीन एनर्जी की तरफ हम शिफ्ट किए, उससे हमारे मल्टीपल बेनिफिट्स भी होंगे। एक तो पोल्यूशन कम होगा। पोल्यूशन कम होने से हमारा जो हेल्थ केयर है, हमारी जो डिजीजेस हैं एयरबॉर्न पोल्यूशन से रिलेटेड, वो कम होंगी। वो कम होंगी तो हमारा जो हेल्थ केयर कॉस्ट है वो कम होगा। और आप मानोगे नहीं, इंडिया में जो इंश्योरेंस है सबका तो हेल्थ इंश्योरेंस होता नहीं है। तो उनके अगर कोई बीमार हो गया तो उनकी जो जो भी अर्निंग या सेविंग्स है वो एक बार में एक बीमारी उनको पूरी उनकी सेविंग खत्म कर देती है, राइट? तो अल्टीमेटली ये पावर्टी का भी बहुत बड़ा एक रीज़न आ जाता है। तो ये आप नोटिस करो कैसे हमने एनवायरनमेंट पोल्यूशन, राइट, को हमने पावर्टी जो कि एक सोशल एस्पेक्ट है वो उससे हमने रिलेट किया, ठीक है? तो इसलिए बोला जाता है यूपीएससी या जो भी स्टेट सर्विसेज की तैयारी है उसमें हम सब्जेक्ट्स को अलग अलग ना देखें। ये सारे सब्जेक्ट कहीं ना कहीं आपस में जुड़ते हैं, राइट? तो ये एक बहुत बड़ा इशू रहता है कि कैसे एनवायरमेंटल, देखो एनवायरनमेंट अगर हम पृथ्वी को खराब कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी सोशल और इकोनॉमिक लाइफ को भी खराब करेंगे। उसके डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं आएंगे, इनडायरेक्ट रिलेशन इसी टाइप से आपको मिलेंगे, राइट? तो हमें कोशिश करना है कि हम एयर पोल्यूशन को कम करें, ठीक है? तो ये हमारा हो गया ग्लोबल एयर पोल्यूशन रिपोर्ट के बारे में। इसी से रिलेटेड अब हम बात करेंगे इंडिया का एटमॉस्फेरिक CO2 में क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। पहले उससे पहले हम देख लेते हैं कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कितना बढ़ गया है। तो अभी एक रीसेंट रिपोर्ट आई थी जिसमें बोला गया था कि जो एटमॉस्फेरिक CO2 है, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है, वो 417 पार्ट्स पर मिलियन से ज़्यादा हो चुका है, राइट? और ये फरवरी और मार्च 2021 की ही रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। तो अगर हम बात करें प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे, प्री इंडस्ट्रियल लेवल जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1857 उस टाइम की बात है, उससे पहले जो कार्बन लेवल था, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, वो 278 पार्ट्स पर मिलियन था, जो कि अब बढ़ के लगभग दोगुना हो चुका है।
राइट? तो ये क्यों हुआ है? रीज़न क्या है? तो ये जो एनुअल कॉन्सेंट्रेशन ये ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रही है। रीज़न अगेन वही कॉमन रीज़न जो हमारे होते हैं, फॉसिल फ्यूल बर्निंग। फॉसिल फ्यूल क्यों बर्न किया जा रहा है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, व्हीकल्स, ट्रैफिक, राइट? प्लस साथ ही साथ डिफॉरेस्टेशन। देखो, एक तरफ तो समझ में आ रहा है कि आप चलो अपनी नेसेसिटी के लिए आप कोयला जला रहे हो, वो समझ में आ रहा है, बट आप दूसरी तरफ आप जो पेड़ पौधे होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर से CO2 को अपने अंदर लेके ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, आप उनको भी काट दे रहे हो। रीजन क्या साइड कर रहे हो कि भाई डेवलपमेंट करना है। तो जब ये दोनों चीजें कंबाइन हो जाती है ना, तो जो CO2 है, CO2 का एमिशन है, वो ओवरऑल एटमॉस्फेयर में इट विल इंक्रीज, राइट? तो इस वजह से जो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। एक बहुत अच्छी बात बोली गई थी रिचर्ड बेट्स ने, जो कि हेड हैं क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च मेट ऑफिस, जो कि वेदर रिलेटेड न्यूज़ वगैरह देते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला था ह्यूमन बिगैन बर्निंग फॉसिल फ्यूल एट लार्ज स्केल एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। हमने ह्यूमन बीइंग जो है 18th सेंचुरी के एंड में सबसे ज़्यादा फॉसिल फ्यूल स्टार्ट कर दिए थे बर्न करना। And it took about 200 years for the atmosphere to see a 25% increase in atmospheric CO2। और 25 साल लगे, सॉरी 200 साल में 200 साल में 25% एटमॉस्फेरिक CO2 बढ़ गया। 200 साल में 25% बढ़ गया। बट अगले 35 साल ही बस लगे हमको 50% का इंक्रीज का माइलस्टोन टच करना। समझ रहे हो आप? 200 साल में जो लेट्स से एटमॉस्फेरिक CO2 पहले लेट्स से 1 था, ठीक है, 200 साल पहले एक था एटमॉस्फेरिक CO2। 200 साल बाद हमने बर्निंग स्टार्ट कर दी, कोयला वोयला जलाना स्टार्ट कर दिया, तो 200 साल बाद जो एटमॉस्फेयर में CO2 था, ये 1 की जगह अब हो गया 26। ऑलराइट, और केवल 35 साल में ही ये लगभग 50% के आसपास होगी। पहले तो 200 साल लगे थे केवल 25% बढ़ने के लिए, और 50% केवल 35 साल में ही बढ़ गया। तो ये शो कर रहा है कि CO2 एमिशन या CO2 कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में कितना ज़्यादा हो रहा है और कितने कम टाइम में हम चीज़ों को चेंज कर दे रहे हैं। जैसे हुआ था ना कि मोबाइल्स आपके पास जो इनिशियल आए थे 1990s में आए थे, बट अगर आप 2005 के बाद देखो तो क्या फ्रीक्वेंट चेंजेस आए हैं टेक्नोलॉजी में। वैसे ही हो रहा है, हर एक साल में CO2 कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ रही है, राइट? तो ये सारी चीज़ें इसमें बोली गई थी। आप इस टाइप के जो फैक्ट्स है ना, इस टाइप की जो लाइनें हैं, आप अपने ऐसे में यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे से, राइट? चलिए, तो अब देखा जाता है कि इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है ग्लोबल CO2 लेवल में। ठीक है, तो ओवरऑल इंडिया स्टैंड्स एट 7th पोजीशन इन कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग। अगर हम ओवरऑल बात करें देश के हिसाब से कि पूरा एक देश कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल वार्मिंग में, तो उसमें नंबर 1 पे आपका आ जाता है चाइना, सेकंड पे USA, राइट? फिर यूरोप के कुछ देश, और 7वें नंबर पे अपना इंडिया। अगर हम ओवरऑल की बात करें देश कितना इमिट कर रहा है, राइट? बट अगर हम पर कैपिटा की बात करें, पर कैपिटा फुटप्रिंट इंडिया का बहुत कम है। मतलब हर इंसान की अगर बात करें इंडिया में, एक इंसान कितना एमिट करता है CO2, तो वो केवल 2 टन के आसपास है, जो कि बहुत कम है। USA वगैरह में तो मतलब बहुत, इंडिया से कम से कम 200 गुना ज़्यादा लोग कर रहे हैं। तो अगर पर कैपिटा एमिशन की हम बात करें, पर कैपिटा, तो इंडिया बहुत नीचे है, हम ज़्यादा एमिट नहीं करते हैं। बट अगर हम ओवरऑल बात करें एज अ नेशन, तो उसका एक रीज़न भी है कि हमारा देश बहुत बड़ा है, 120 करोड़ की जनता है, तो ओवरऑल एमिशन में हम 7वें नंबर पे हैं। ठीक है, यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? तो इसके लिए इंडिया ने क्या किया है, अब इसको भाई कंट्रोल करना है, तो इंडिया क्या कर रहा है? तो आप सबको पता है कि इंडिया ने एक इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन टारगेट्स कुछ अपने फिक्स किए हैं। COP21 पेरिस, अगर आप सबको पता है, पेरिस कॉन्फ्रेंस, पेरिस क्लाइमेट समिट जो हुई थी, इसमें कुछ देशों ने ये INDCs का कॉन्सेप्ट लेके आए थे। ऑलराइट, तो इसमें इंडिया के कुछ कुछ टारगेट्स है। पहला है टू रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ GDP बाई 33 to 35%
बाई 2030 फ्रॉम 2005 लेवल। 2005 में जो हमारी एमिशन इंटेंसिटी थी उससे हमको 33 से 35% के अराउंड, 33 to 35% के अराउंड कम करेंगे बाई 2030। ये हमारा पहला टारगेट है, पहले हमारे INDCs आप बोल सकते हो। दूसरा हमारा INDC है टू अचीव अबाउट 40% ऑफ क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब 2030 तक हमारा ये टारगेट है कि 40% जो पावर जनरेशन हमारे यहाँ है वो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड हो, मतलब ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, जिसमें आपको पता है कि 100 गीगावाट हमने 175 गीगावाट का टारगेट है टोटल, जिसमें से 100 गीगावाट आपकी सोलर एनर्जी की है, 50 के आसपास आपका विंड है। इस टाइप से हमारा जो टारगेट है 2030 तक हमको ये करना है, राइट। थर्ड है अपना टू क्रिएट एन एडिशनल कार्बन सिंक। कार्बन सिंक क्या होता है? जैसे हमारे पेड़ पौधे हो गए जहाँ पे कार्बन स्टोर होता है, तो हमारे जो पेड़ हो गए, हमारा ओशन हो गया, हमारा लैंड हो गया, इसमें कार्बन सिंक होता है, उसमें आके स्टोर होता है। तो इस टाइप के कार्बन सिंक बनाना, एडिशनल 2.5 to 3 बिलियन टन्स का कार्बन सिंक क्रिएट करना है बाई 2030। तो ये कुछ INDCs हैं, आप ज़रूर इनको याद रखना। ये आंसर्स में कंक्लूजन लिखने में कई बार बहुत हेल्प कर देते हैं। थर्डली, इस पे आपको कभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इंडिया के INDCs क्या है, तो इसमें डेटा बहुत अच्छे से याद रखना, 33 to 35%, और याद रखना ईयर 2030 है सब में, राइट। 40% क्यूमुलेटिव रिन्यूएबल एनर्जी और 2.5 से 3 बिलियन कार्बन टन्स का कार्बन आपका सिंक बनाना। तो ये 3 आपकी INDCs हैं इंडिया की, ये बहुत अच्छे से रट लो, ऑलराइट। ये हमारा था एयर पोल्यूशन के बारे में। सेकेंड हमारा आता है नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट। तो आप अगर पिछले 1 साल देखा होगा तो पिछले 1 साल में हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा साइक्लोन्स आए हैं, जिसमें सबसे डेवास्टेटिंग था आपका साइक्लोन अम्फन, राइट। तो साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट, ये बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव है टू अंडरटेक suitable स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल मेजर टू मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ साइक्लोन्स, ऑलराइट। तो साइक्लोन देखो अपने साथ बहुत ज़्यादा तबाही लेके आता है, बारिश, हाई विंड स्पीड। आपको साइक्लोन के बेसिक कंडीशंस तो पता ही है कि साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए बेसिक कंडीशन क्या होता है, लो प्रेशर होना चाहिए, सी सरफेस 25 डिग्री। देखो हम स्टैटिक को भी साथ लेके चल रहे हैं कि बेसिक पता होना चाहिए कि साइक्लोन इन इन फैक्टर्स की वजह से बढ़ता है, राइट। और अगर आपको पता है कि लेट्स से दिस इज इंडिया का कोस्ट, तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो वे मूव कैसे करते हैं, फ्रॉम ईस्ट टूवर्ड वेस्ट। और जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो कैसे मूव करते हैं, फ्रॉम वेस्ट टूवर्ड ईस्ट। ये सब NCERT के फैक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली, तो ये प्रोजेक्ट जो है, जब भी साइक्लोन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट को जरूर मेंशन करें टू टैकल द इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन की जो इम्पैक्ट है उसको कम करने के लिए हम इस प्रोजेक्ट को वहां मेंशन करके जरूर आएंगे, राइट। तो ये बेसिकली जो कोस्टल स्टेट्स हैं और यूटीज हैं हमारी, राइट, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बनाया गया है। क्लियर? चलिए अब देख लेते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो कौन इम्प्लीमेंट करेगा, इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, ऑलराइट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, राइट। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में, अगेन मैं पिछली बार ही पूछा था NDMA का चेयरमैन कौन होता है। देन सेकेंड है इस प्रोजेक्ट में, द प्रोजेक्ट हैज आइडेंटिफाइड 13 साइक्लोन प्रोन स्टेट्स एंड यूटीज। सो दिस अंडर दिस प्रोजेक्ट द NDMA हैज identified 13 prone states, cyclone prone states and UTs with varying degrees of vulnerability। मतलब कोई स्टेट ज़्यादा वलनरेबल है साइक्लोन से, कुछ स्टेट्स थोड़े कम हैं, ऑलराइट, और उनको कैटेगराइज कर दिया गया है ज़्यादा वलनरेबिलिटी एंड कम वलनरेबिलिटी में, जो हम अभी आगे देखेंगे। थर्ड है आपका, दिस प्रोजेक्ट इज बीइंग असिस्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक। रिमेंबर दिस, ये आपसे प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, ओके। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि जो मेंस के एनालिसिस वाले पार्ट है उससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। बहुत बार हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि डायरेक्टली आपके एडिटोरियल और आर्टिकल से उठाए जाते हैं। बच्चों को लगता है कि यार ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उतना ध्यान नहीं देते हैं।
इसलिए न्यूज़पेपर में जभी भी आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो तो उसमें कुछ फैक्ट्स अगर आते हैं तो ट्राई टू नोट इट डाउन। हिंदू में बच्चे क्या होता है, जनरली एडिटोरियल केवल मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, कई बच्चे तो पढ़ते ही नहीं है। हमने ऐसा नहीं करना है। हमें ट्राई करना है कि हम जो एडिटोरियल्स पढ़ रहे हैं उसमें कोई ऐसा फैक्ट आ रहा है तो वो हम ज़रूर नोट डाउन करें, राइट? चलिए, तो अब देख लेते हैं वल्नरेबिलिटी कैटेगरी में कौन कौन से स्टेट हैं। तो कैटेगरी वन जो हाईली वल्नरेबल है उसमें आपके आते हैं स्टेट जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। कैटेगरी टू में आपके आते हैं थोड़े जो कम वल्नरेबल हैं, जो थोड़े इंटीरियर में है। जैसे कि आप बात कर लो वेस्टर्न साइड, ऐसे आपको पता है कि जो इंडिया का वेस्टर्न मार्जिन है यहाँ वाले पे, यहाँ पे साइक्लोन की जो रेट है कम रहती है एज कम्पेयर टू दिस वन। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे मेंस में पूछे जा सकते हैं कि कैसे जनरल जो परसेप्शन है कि ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं बे ऑफ बंगाल रीजन में, और वेस्टर्न कोस्ट पे यहाँ पे कम है। बट इन द ईयर 2020 देयर इज इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन्स इन द अरेबियन सी। ऐसा क्यों होता है? रीज़न आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्यों वेस्टर्न इंडियन ओशन या अरेबियन सी में साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ रही है। आप लोग मुझे 2-3 रीज़न मेंशन करेंगे कमेंट सेक्शन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस बार पूछा भी जा सकता है। ऑलराइट, तो देखो महाराष्ट्र, जितने भी वेस्टर्न स्टेट्स हैं, वेस्टर्न कोस्टल स्टेट्स, कर्नाटका, केरला, गोवा, लक्षद्वीप, राइट, दमन एंड दीव, ये सब आपके कम वल्नरेबल स्टेट्स हैं। ओके, तो आप चाहो तो ऐसे मैप भी बना सकते हो बहुत अच्छा सा इंडिया का, कोस्टल स्टेट शो करते हुए। ठीक है, यहाँ दिखा दो हाई वल्नरेबिलिटी, लो वल्नरेबिलिटी, राइट। तो ऐसे आप अपना, तो ये सारी चीज़ें नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट में बताई गई थी। तो देखो अब इसमें क्या क्या चीज़ें, कंपोनेंट्स क्या हैं इस प्रोजेक्ट की, कि हम इस प्रोजेक्ट में करेंगे क्या साइक्लोन के रिस्क को कम करने के लिए। पहली चीज़ है इम्प्रूव द अर्ली वार्निंग डिसमिनेशन सिस्टम। पहले से ही पता हो कि भाई साइक्लोन आने वाला है तो हम लोगों को वहां से हटा देंगे ताकि हम कोई भी जान या माल की हानि ना हो। इस बार साइक्लोन अम्फन में ऐसे ही हुआ, मतलब एक भी कैजुअलिटी नहीं थी, राइट, बिकॉज हमारा जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है उड़ीसा और जो वेस्ट बंगाल में लगा हुआ है वो काफ़ी इफेक्टिव रहा, राइट। देन एनहांस कैपेसिटी टू लोकल कम्युनिटीज टू रिस्पॉन्ड। जब भी कोई डिजास्टर आता है तो सरकार सब चीज़ें नहीं कर सकती, लोकल लेवल पे जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं अगर वो साथ आ जाएं तो किसी भी डिजास्टर से बहुत अच्छे से एफिशिएंटली टैकल किया जा सकता है। थर्ड है इम्प्रूव्ड एक्सेस टू इमरजेंसी शेल्टर्स। ये एक होता है साइक्लोन शेल्टर्स बनते हैं इस टाइप के, एक्सेस प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट विंड स्टॉर्म्स। तो इसके लिए कुछ मेथड्स यूज़ करना, वॉल क्रिएट करना या फिर जो हाउसेज वगैरह हैं थोड़े साइड में क्रिएट करना, राइट। ये सब कुछ कुछ मेथड्स से। देन स्ट्रेंथनिंग द डिजास्टर रिस्पॉन्स मैनेजमेंट कैपेसिटी एट सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल। अलग अलग लेवल्स पे, ठीक है, लोकल लेवल, मिडिल लेवल और नेशनल लेवल पे लोगों को जो डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए काम करें उनकी स्ट्रेंथनिंग करना, बी इट द ह्यूमन रिसोर्स, बी इट द इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ों को हमको स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथन करना है। ये कुछ कंपोनेंट्स थे इसके, ये आप चाहो तो ये नोट डाउन कर सकते हो। ऑलराइट, चलिए अब देखते हैं कुछ प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट्स इस बार के कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं अलग से इसलिए प्रीलिम्स फैक्ट्स बताता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अगर केवल मैं आर्टिकल बस कराते रहूँ लाइन से, चीज़ों को सेग्रीगेट ना करूँ कि यार ये देखो ये अगर न्यूज़ है तो इसमें से प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट ये हो सकते हैं और मेंस रिलेटेड पोर्शन जो आपको आंसर राइटिंग में यूज़ करना है वो ये हो सकते हैं। तो एक सेग्रीगेशन रहता है, तो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में लॉन्ग टर्म में आपके पास एक बहुत सारे फैक्ट्स बन चुके होंगे। 1 साल से हम अगर ये कर रहे हैं, तो आपको प्रीलिम्स और फैक्ट रिलेटेड, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक साथ बहुत सारे फैक्ट्स मिल सकते हैं, जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, राइट? सिमिलरली मेंस के लिए भी जब आप पढ़ोगे तो आपके पास एक सेट बना होगा पूरा। रिवाइज़ इट, यूज़ इट इन योर आंसर्स, राइट? ऐसे आपको स्कोर मिलता है, ठीक है? ये बोला जाता है एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करना। चलिए देखते हैं पहला क्या था। तो इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बना है कहाँ पे? इसको बनाया गया है एनटीपीसी के द्वारा। ये कहाँ बना है? तेलंगाना में। ठीक है, इनका एक रिजर्वॉयर है एनटीपीसी का, रामागुंडम इन पेद्दापल्ली डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना। यहाँ पे एक एनटीपीसी का थर्मल प्लांट है और उनका खुद का एक रिजर्वॉयर है वहाँ पे, जिसके ऊपर इन्होंने फ्लोटिंग
पावर प्लांट सबसे बड़ा इंडिया का एस्टैब्लिश किया है, राइट। ये कमीशन होगा नेक्स्ट ईयर मई और जून में अराउंड, ठीक है। और इसकी जनरेशन कैपेसिटी है 100 मेगावाट। तो ये डेटा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, बस ये थोड़ा आइडिया रहे कि सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पे है, राइट। तेलंगाना में है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका आता है बेंजीन एमिशन एट फ्यूल आउटलेट्स। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बेसिक एक चीज़ बता दूं, तो जो बेंजीन होता है ये कार्सिनोजेन होता है, मतलब इसके एक्सपोजर से आपको कैंसर हो सकता है। ऑलराइट। तो एक रिपोर्ट आई थी कि जो पेट्रोल फ्यूलिंग स्टेशंस होते हैं, जैसे आपके यहाँ दिख रहा है पेट्रोल रिफ्यूलिंग स्टेशंस होते हैं, यहाँ पे बेंजीन एमिशन बहुत ज़्यादा निकलता है, राइट। जैसे देखो ये गाड़ी है, ये पेट्रोल यहाँ से डलवा रही है और यहाँ से पेट्रोल ऊपर जा रहा है, ठीक है। इनका ना एक एग्जॉस्ट पाइप रहता है जिसमें से बहुत ज़्यादा बेंजीन रिलीज होती है, एंड दैट इज़ वेरी डेंजरस। ऑलराइट। और पेट्रोल स्टेशन पे और भी चीज़ें होती है, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं वहाँ पे, आप तेल डलवा रहे हो तो गाड़ी ऑन रहती है, तो उससे भी वीओसीज निकलते हैं, राइट। पर्टिकुलेट मैटर एमिशन होता है, आपको पता ही है कि ट्रैफिक पोल्यूशन से होती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो therefore installation of vapor recovery system is an important step in रेयर क्वालिटी। तो यहाँ पे जो वेपर्स निकल रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो बेंजीन के, इसको रिकवर करके स्टोर करना है, अदरवाइज इट कैन क्रिएट हैवॉक। आगे चल के बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको इश्यूज हो सकते हैं। ऑलराइट। तो बेसिकली सोर्सेज ऑफ बेंजीन क्या क्या है? पहला है आपका ऑटोमोबाइल एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स आपका। देन आपका आता है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कोल, ऑयल, पेट्रोल एंड वुड। जो भी चीज़ जलाओ, इनकम्प्लीट कंबशन से आपके बेंजीन रिलीज होते ही होते हैं, राइट। देन सिगरेट के स्मोक में, चारकोल, बॉइल्ड फूड, इन सब में होते हैं बेंजीन। तभी तो बोला जाता है कि सिगरेट से आपका कैंसर होता है, बिकॉज उसमें बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस टाइप की चीज़ होती है, इसलिए अवॉइड करना चाहिए। देन इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाईवुड, फर्नीचर जहाँ बनते हैं, पेंट, एडहेसिव्स, राइट। तो यहाँ पे आपको ये बेंजीन वगैरह यहाँ पे एमिशन होता है इनका। ऑलराइट। तो एक कमिटी बैठी थी एनजीटी के, अपॉइंट किया था एनजीटी ने, जो कि बेंजीन के ऊपर इन्होंने स्टडी की थी एयर पोल्यूशन केरला, राइट। इन्होंने केरला में हर चीज़, देखो जो भी अच्छी चीज़ होती है ना केरला में स्टार्ट होती है। तभी केरला अगर देखा जाए तो सोशली और इकोनॉमिकली वन ऑफ द मोस्ट लेट्स से बेस्ट परफॉर्मर रहता है। वहाँ का सेक्स, आप डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर देख लो, डेमोग्राफिक इंडाइसिस देख लो, या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर देख लो, केरला इज़ वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट। तो सारी जो जी नई नई चीज़ होती है ना, पहले वहाँ पे स्टडी हो जाती है, फिर देश में लागू किया जाता है। तो एनजीटी ने एक पैनल बैठाया था स्टडी करने के लिए, तो इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे। पहला था इंस्टॉलेशन ऑफ वेपर रिकवरी सिस्टम एट फ्यूलिंग स्टेशन। एक जो हमारे पेट्रोल पंप्स होते हैं वहाँ पे आप एक इंस्टॉल करिए वेपर रिकवरी सिस्टम, ऑलराइट, जो बेंजीन को कैप्चर कर लेगा। सेकेंडली, रेट्रोफिटिंग ऑफ डीजल व्हीकल्स विद पर्टिकुलेट फिल्टर्स। पर्टिकुलेट फिल्टर्स रहेंगे तो जो बेंजीन गाड़ियों से क्रॉस ही नहीं होगा और वहीं पे वो उस फिल्टर पे चिपके रहेगा। तो ये बात कहेगी कि रेट्रोफिट करिए डीजल व्हीकल्स को, क्योंकि डीजल में ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है। Then we have stringent action to be taken against industrial units that do not comply with emission norms. ऐसी इंडस्ट्रीज जो एमिशन नॉर्म्स को कंप्लाई नहीं करती हैं, जो फॉलो नहीं करती हैं, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना, जो कि बोलने की बात है, होता नहीं है। फोर्थ वन इज प्रमोट बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स, मतलब बेसिकली अगेन वही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। रीजन आप देख रहे हो, ये सारी चीजें बेसिकली क्या है, पोल्यूशन को कम करना, एयर पोल्यूशन को कम करना, राइट। बिकॉज एयर पोल्यूशन से हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है, बेंजीन कार्सिनोजन है, कैंसर कॉज कर रहा है। तो अगेन ये आपको पॉवर्टी वगैरह इसमें ढकेल सकती है, ठीक है। देन एट लास्ट क्रिएशन ऑफ ग्रीन बफर्स अलोंग ट्रैफिक कॉरिडोर्स। जो भी ट्रैफिक कॉरिडोर्स हैं वहाँ पे आप पेड़ पौधे लगवाइए, पार्क्स बनवाइए, जो कि कार्बन को कैप्चर कर सकें, इस टाइप की जो बेंजीन एमिशन है इनको कम कर सकें, या ऑक्सीजन ज़्यादा वहाँ पे निकाल सकें। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने रिकमेंड की, राइट। तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, कभी भी आप मेंस के आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हो। बेंजीन पे कभी कोई क्वेश्चन आ गया प्रीलिम्स में तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक न्यूज़ आई थी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पे। इसको मैंने पहले भी कई बार कवर कराया है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाला, राइट। तो इसमें आपको बेसिकली 2-3 इसमें ब्लॉक पे ध्यान देना है।
पहला है आपका इसका IUCN स्टेटस, राइट। तो ये देख लो, एरो दिख रहा है यहाँ पे, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी है ये, ऑलराइट। प्लस ये शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आती है। एक इस पे ध्यान देना है आपको। सेकेंडली, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये एरो आपको दिख रहा है, ये इंडिया के वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में मिलती है। राजस्थान की तो ये स्टेट बर्ड है, ऑलराइट, स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान इस टाइप की होती है। देन आपको एक ध्यान देना है, इनको थ्रेट क्या है। भाई देखो, सबसे बड़ा थ्रेट है इनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काट दे रहे हो, ऑलराइट। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है आपको, तो वहाँ पे जंगल साफ हो जा रहे हैं। जानवरों के द्वारा ओवर ग्रेजिंग से उनके ये जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्शन हो रही है। और हंटिंग, तो इलीगल हंटिंग और ये सारी चीज़ें, इनकी वजह से इनके ऊपर जो बेसिक थ्रेट्स हैं ये हैं, ऑलराइट। और ये कुछ कंजर्वेशन मेजर्स हैं इनके लिए, आप यहाँ से इनको रीड कर सकते हो, ऑलराइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो इसकी यही थी, इसकी IUCN स्टेटस, इसका लोकेशन। कभी भी स्पीशीज़ की अगर बात कर रहे हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, दो चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी, तो उनका IUCN स्टेटस और दूसरा उनका लोकेशन, वो कहाँ पाए जाते हैं, राइट। चलिए, नेक्स्ट इज बारा लछला पास। तो पहले भाई इसका लोकेशन देख लेते हैं, ये है कहाँ पे। तो ये अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे आपका बारा लछला पास है, लगभग 16,800 फीट की ऊंचाई पे है, ऑलराइट। तो इट इज़ अ पास, हाई माउंटेन पास इन जस्कर रेंज। तो यहाँ पे आपको पता है हिमालयाज की रेंज है ऐसे, काराकोराम, ठीक है, लद्दाख रेंज, ठीक है, जस्कर, फोटूला, इस टाइप से ऐसे बनी हुई है, राइट। ये आपको NCERT में इसकी इमेज भी मिल जाएगी। ग्रेट हिमालयन रेंज, राइट। उसी में आपकी और भी छोटी छोटी माउंटेन रेंजेस है, जैसे जस्कर हो गई, फोटूला हो गई, इस टाइप की। तो ये लाहौल डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है लेह डिस्ट्रिक्ट इन लद्दाख, राइट। तो लाहौल इन हिमाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है लेह से, तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। और ये पास एक वाटर डिवाइड का भी काम करता है। ये पास बेसिकली अगर आप देख रहे हो, ये वाटर डिवाइड का काम करता है। कौन सी रिवर्स में? एक भागा रिवर है और एक यूनम रिवर है, ऑलराइट। तो भागा आपको पता होगा, जो चंद्र भागा रिवर है, चंद्रा रिवर और भागा रिवर, ऑलराइट। तो ये बेसिकली आपकी, ऑलराइट, तो ये आपका यहाँ पे जो मैं बता रहा था, ये चंद्रा और भागा रिवर, राइट। तो ये जो भागा रिवर है और यहाँ पे एक यूनम रिवर बहती है, उनके बीच में ये 12 लछला पास इसे वाटर डिवाइड का काम करता है। और चंद्रा और भागा रिवर मिलके आपकी चेनाब को फॉर्म करती हैं, ऑलराइट। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका लोकेशन, इनका कहाँ से किसको कनेक्ट करती हैं, किस माउंटेन रेंज में है, ये आपको पता होना चाहिए। तो NCERT में, जैसे मैं आपको बताऊं, NCERT में कुछ कुछ माउंटेन पासेस के नाम मेंशन किए हैं। फोटूला जैसे है, फोटूला पास, ये जस्कर रेंज पे है, ठीक है। 12 लछला आपकी भी जस्कर पे आ गई, ठीक है। बनिहाल पास, बनिहाल पास आपका पीर पंजल पे है, पीर पंजल रेंज पे, राइट। तो इस टाइप से आप ये याद कर सकते हो, वो स्टैटिक वाला पोर्शन आप अपनी NCERT में, चीज़ों को करंट से रिलेट करना आपको आना चाहिए। आपने जैसे देखा पासेस, माउंटेन पास की बात कर रहा है, NCERT खोलो, जो हमारे माउंटेन पास NCERT में दिए उतना कम से कम याद कर लेते हैं हम, ऑलराइट। तो ये आपको अप्रोच रखना है, ठीक है। अब एक है आपका लास्ट, प्रोजेक्ट रिहैब। अभी मैंने फोटो क्यों डाली है, पहले तो आपको प्रोजेक्ट के बारे में बता दूंगा, तब आपको इस फोटो का रीजन समझ में आएगा। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है बेसिकली रिड्यूसिंग एलिफेंट एंड ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज। तो हो क्या रहा है, जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, जो जंगल हैं उनको साफ कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। जंगल में कौन रहते हैं आपको पता है? हाथी। अब जब उनका स्पेस आप खा जाओगे, तो वो ऑब्वियसली आपके स्पेस में माइग्रेट करेंगे, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, इंसानों और एलिफेंट्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, और एलिफेंट ह्यूमंस को अटैक कर रहे हैं, खासकर केरला और कर्नाटका जैसे रीजन में, और इवन असम में, ठीक है। तो इनको दूर करने के लिए, कि ऐसे अटैक्स ना हो, क्या किया जा रहा है, मधुमक्खियों का यूज किया जा रहा है। क्योंकि एक आइडिया है, एक प्रूवन फैक्ट है कि जो एलिफेंट्स होते हैं वो मधुमक्खियों से डरते हैं, ठीक है। इसलिए क्या किया जा रहा है, ये कि पहली चीज ध्यान रखो, ये एक इनिशिएटिव है आपकी खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन की, KVIC बोलते हैं, ऑलराइट। और ये जो प्रोजेक्ट रिहैब है, बेसिकली ये नेशनल हनी मिशन जो है,
नेशनल हनी मिशन का एक सब मिशन है, ठीक है। और इसमें एम क्या है? इट इंटेंड्स टू क्रिएट अ बी फेंस टू थ्वाट एलिफेंट अटैक्स इन ह्यूमन हैबिटेशन। मतलब लेट्स से कि यहाँ पे ह्यूमंस रह रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे हाथी वगैरह हैं, तो हाथी ह्यूमंस को यहाँ पे एरिया में ना आए, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक बाउंड्री बना रहा है जहाँ पे मधुमक्खियों के ऐसे डब्बे रखे जाएंगे, जैसे मधुमक्खियाँ होंगी और एलिफेंट उनको देख के वापस हो जाएगा, आएगा नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पे ये कोडागू डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है, यहाँ पे इसको स्टार्ट किया जा रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पे बी बॉक्सेस लगे रहेंगे जो फॉरेस्ट की पेरिफेरी है, लेट्स से यहाँ पे फॉरेस्ट है, ऑलराइट, और उसका यहाँ तक बॉर्डर है, और यहाँ से लेट्स से ह्यूमन हैबिटेशन चालू हो गया यहाँ पे, इनकी पेरिफेरीज पे यहाँ पे बी बॉक्स लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इनका एम है, ताकि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को, तो सबसे बड़ा यहाँ पे इशू है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, इसको स्टॉप करना है, ठीक है। तो ये इनका इस पूरे प्रोजेक्ट का एम है। तो इसमें आप ध्यान रखना है इसमें कि प्रीलिम्स में अगर कभी पूछे तो इसकी किसका इनिशिएटिव है, KVIC, और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है KVIC, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। देन एम क्या है इसका, टू थ्वाट द एलिफेंट यूजिंग बी, ठीक है। और ये फोटो ध्यान रखो, कभी नहीं भूलोगे अब कि प्रोजेक्ट रिहैब क्या होता है, राइट। जो बोलते हैं ना फोटोग्राफिक मेमोरी, आप कई बार चीज़ों को देख लेते हो तो फिर आपके दिमाग में वो सेटल रहती है, कभी भी एग्जाम में कोई भी प्रोजेक्ट रिहैब पूछा आपको तुरंत दिमाग में फोटो आएगी और आप इजीली टिक कर दोगे आंसर, ठीक है। सो आई थिंक दिस वाज ऑल फॉर दिस वीक एंड आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। कोई आपके जो भी डाउट्स वगैरह आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। और HCS 2021 के लिए और UPSC वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए तो है ही ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। खासकर UPSC वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं, आप इसका जो मेंस वाला पार्ट है, मैं कैसे चीज़ों को यूज़ करना सिखा रहा हूँ, उसको अप्लाई करें आप अपने आंसर राइटिंग में। सिमिलरली HCS वाले जो भी एस्पिरेंट्स हैं, आंसर राइटिंग में चीज़ों को यूज़ करना है, क्योंकि प्रीलिम्स से जस्ट वन स्टेज, उसमें फैक्ट्स याद करके आप चीज़ें क्लियर कर लोगे, नो डाउट, बट जब मेंस आओगे ना तो एक एनालिटिकल चीज़ें आपको आनी चाहिए, इसलिए इन सेशंस को बहुत अच्छे से देखिए। ऑलराइट, चलिए मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलूंगा अगले हफ्ते। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।